बोलो, किसने मैम बोला? हाँ, कल का जो क्वेश्चन है, क्या है स्पेशल डैमेज का अमाउंट? 500। 500 पक्का? और ऑर्डिनरी? उल्टे उल्टा बोल रहे हो क्या? उसने कन्वे किया था, उसने इन्फॉर्म किया था, बट उसको टाइमली डिलीवरी नहीं मिला। ड्यू टू दैट रीजन उसका ऑर्डर कैंसिल हो गया ना। नुकसान नहीं हुआ क्या? सो व्हाट इज, हाउ मच इज द ऑर्डिनरी डैमेज का अमाउंट? टेल मी। 1250? कौन बोला? क्या? 750 क्या है? डैमेजेस। ओके, और उसमें से ऑर्डिनरी? परफेक्ट। ठीक है, सबके आंसर अलग है, मैं इसका आंसर आपको लिखवा के देती हूँ क्लास के एंड में। क्वेश्चन रीड करके फैक्ट लिखवा के पूरा आंसर लिखवाती हूँ। सबके आंसर अलग है, कोई बोल रहा है 500, कोई बोल रहा है 750। क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर एक बार। ओके, नाउ टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विथ नेक्स्ट यूनिट, दैट इज कॉन्टिंजेंट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अभी आज जो न्यू आए हैं प्रिया, वी हैव कंप्लीटेड 5 यूनिट्स, यू आर देयर फॉर डेमो। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड 5 यूनिट्स, और यहां से आगे समझेगा तुमको। इन केस पीछे का जो जो मिस हुआ है, हम लोग कुछ लेक्चर्स कंडक्ट करके कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, कॉन्टिंजेंट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया आपको। कॉन्टिंजेंट के बारे में क्या क्या पता है? बोलो बोला। कॉन्टिंजेंट के बारे में क्या क्या पता है मुझे बताओ, अपन एक लिस्ट बना लेंगे। बेस्ड ऑन अनसर्टन इवेंट। ओके, अनसर्टन इवेंट, और पार्टी विल हैव इंटरेस्ट। भूल गए क्या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? मैंने बताया था कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसको क्या क्या याद आता है? पीछे कुछ याद आ रहा है? हर्ष, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ याद आ रहा है? कुछ भी नहीं? घर को आग लगना? अरे बाप रे, इंश्योरेंस वाला। सो contingent contract is nothing but an uncertain event. This contract is based on uncertain event. चलो कोई बात नहीं, ये दिख रहा है मेरा घर, ये मेरा घर है। ओके, मैंने क्या किया, मेरे घर का इंश्योरेंस निकाला। ठीक है, मेरे घर का इंश्योरेंस निकाला कि स्पेसिफिकली फायर इंश्योरेंस पकड़ लो, कि कल जाके इन केस मेरे घर को आग लग गई, ये दिख रही आग, आग समझ लो। कल जाके इन केस मेरे घर को आग लग गई, तो उस केस में क्या मुझे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा? यस, आई विल गेट द मनी। नाउ टेल मी, देयर इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पीपल, देयर इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। ये कौन है? कंसिडर, ये मैं हूं, दिस इज मी, एंड आई हैव कॉन्ट्रैक्ट विथ whom? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। अभी बात यह है कि मैं इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे कर रही हूँ। किस चीज के लिए प्रीमियम के पे कर रही हूँ? मेरे घर के इंश्योरेंस के लिए। ये मेरा होम स्वीट होम है,
मेरे घर के इंश्योरेंस के लिए मैं इंश्योरेंस, किसका अलार्म बजा, कौन उठता है इतना लेट? सो इंश्योरेंस कंपनी को मैं क्या कर रही हूँ, प्रीमियम पे कर रही हूँ मेरे घर के लिए। नाउ घर के लिए क्यों, कि कल जाके अगर मेरे घर को आग लग गई तो मुझे क्या मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी से रिम्बर्समेंट मिलेगा, पैसा मिलेगा। ओके अभी कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, एक पार्टी हूं मैं और एक पार्टी है इंश्योरेंस कंपनी, करेक्ट है? एक पार्टी हूं मैं और एक पार्टी है इंश्योरेंस कंपनी। आई एम पेइंग सम कंसिडरेशन, दैट इज आई एम पेइंग व्हाट, अ प्रीमियम। आई एम पेइंग प्रीमियम का अमाउंट। अभी हम किस रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये होम स्वीट होम के रिलेटेड, राइट? घर के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब घर क्या हुआ, हम जो भी चीज में डील कर रहे हैं या जो भी चीज के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस चीज को क्या बोला जाएगा, सब्जेक्ट मैटर। जैसे मैं कल फोन खरीदने गई थी, मैंने दुकानदार को पैसा दिया और दुकानदार ने मुझे बदले में फोन दिया। नाउ वी आर डीलिंग इन विच गुड्स, फोन। सो फोन क्या हुआ, सब्जेक्ट मैटर। दोनों पार्टीज के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो टू डील अ पर्टिकुलर गुड्स, तो वो गुड्स को क्या बोला जाएगा, सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मतलब मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ, डील कर रही हूँ या मैं उसके साथ डील कर रही हूँ। तो मेरा और इंश्योरेंस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट इज रिलेटिंग टू व्हाट, हाउस। हाउस इज नथिंग बट सब्जेक्ट मैटर फॉर मी, राइट? बट ये आग लगना, अभी मेरे घर को आग लगेगी या नहीं लगेगी, ये तो अनसर्टन इवेंट है। अनसर्टन का मतलब होता है दैट मे हैपन और मे नॉट हैपन। अभी आज बारिश आएगी ऐसा मैंने बोला और आपने बोला नहीं नहीं मैम आज नहीं आएगी। सो मुझे ऐसे लगता है बारिश आएगी, आप बोल रहे हो डेफिनेटली आज नहीं आएगी। सो अभी बारिश का आना, क्या ये एक अनसर्टन इवेंट है? यस, आ भी सकती नहीं भी आ सकती, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, है ना? सो हमने लेट्स से इस पे बेट लगा दी। तो अनसर्टेन इवेंट का मतलब होता है ऐसी इवेंट जो कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दैट मे हैपन और मे नॉट हैपन। सो मेरा इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो अनसर्टेन इवेंट है ना, ये जो अनसर्टेन इवेंट है आग लगना, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर इफ दैट इवेंट हैपेंस then insurance company will give me consideration, claim reimbursement, है ना? If it does not happen, then I will pay premium to the insurance company, जो कि मेरा यूजुअल है, राइट? अभी ये केस में सब्जेक्ट मैटर क्या है, घर। सब्जेक्ट मैटर, मेरे घर को आग लगी तो मेरे को धक धक होगा, है ना? मेरे घर को आग लगी तो मुझे धक धक होगा, मतलब आई विल बी इन ट्रबल अगर मेरे घर को आग लगी। सब्जेक्ट मैटर को नुकसान पहुंचने के बाद, सब्जेक्ट मैटर को नुकसान पहुंचने के बाद किसी एक पार्टी को अगर प्रॉब्लम हो तो उसे क्या बोला जाएगा, दैट विल बी कंसिडर एज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सब्जेक्ट मैटर में क्या मुझे इंटरेस्ट है, यस आई हैव इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर को कुछ हुआ तो क्या मुझे ट्रबल होगा, यस दैट इज व्हेन आई हैव इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। ये केस बता दिया। सेकंड में एक वेजरिंग का केस बताती हूँ। लेट से अपन ने बेट लगाई, 500-500 रुपए इधर रखे, 500-500 रुपए की बेट लगाई। क्या बेट है, देखो मैं बोलती हूँ आज बारिश आएगी, आई तो आप मुझे 500 रुपया देना, और आप बोलते हो नहीं मैम नहीं आएगी बारिश, नहीं आई तो मैं आपको 500 रुपया देना है। ये अपने बीच में एक बेट हुआ है, इमेजिनरी। हंसने लगा शर्विन। तो ये एक इमेजिनरी बेट हुआ है। यहाँ पे अगर बारिश आ गई तो क्या आपको मुझे पैसा देना पड़ेगा, यस आपको मुझे पैसा देना पड़ेगा। अगर बारिश नहीं आई तो क्या मुझे आप सबको मिलके 500 रुपए देना पड़ेगा? हाँ, अगर देखो अगर बारिश आती है तो मुझे पर हेड 500 रुपए चाहिए, बारिश नहीं आती तो मैं 500 की नोट दे दूंगी, बांट लेना। सो अपना बेट है। सो इमेजिन, इमेजिन अपना 500 रुपए का बेट है, बट अपना इंटेंशन क्या है, तो विन द 500 रुपीज, राइट? वो जो सब्जेक्ट मैटर है, मतलब बारिश का आना या फिर जो अनसर्टेन इवेंट है, क्या उसमें मुझे या आपको कोई इंटरेस्ट है? उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट किसमें है,
we have interest in paisa, money or money is worth. So we will have interest in this 500 rupees. तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कभी भी ये वाला कॉन्ट्रैक्ट वाइड कंसिडर किया जाएगा. बट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के केस में हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है ये किस पे डिपेंड है, ये भी एक इवेंट पे ही डिपेंड है. वो इवेंट कैसी है, इवेंट है अनसर्टेन. अनसर्टेन का मतलब होता है दैट मे हैपन और मे नॉट हैपन, दैट इज नॉट इन आवर हैंड. सो दैट इज व्हाट अनसर्टेनिटी इज. तो मेरा इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होना ये किस पे डिपेंड है, एक अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड है. दैट इज फाइन. बट जो मेरा सब्जेक्ट मैटर है या फिर जो मेरा इवेंट है, जो मेरा अनसर्टेन इवेंट है, क्या उसमें मुझे इंटरेस्ट है? हाँ है. क्योंकि अगर घर को आग लग गई तो आई वुड बी इन ट्रबल. तो मैं ऐसा ही चाहूंगी कि ये इंश्योरेंस कंपनी से मुझे कभी क्लेम ना मिले, मतलब मेरे घर को कभी आग ना लगे, है ना. सो आई विल हैव इंटरेस्ट इन द इवेंट. बट जो वेजरिंग का होता है, वेजरिंग के केस में वी हैव इंटरेस्ट जस्ट इन द मनी, नॉट इन द इवेंट. बारिश आई ना आई उससे फर्क नहीं पड़ता है, पैसा जो बेट का पैसा है उससे फर्क पड़ता है. दैट इज व्हाट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज. ये देखो, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और समथिंग, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए. इफ सम इवेंट, इवेंट मतलब कोई एक घटना जैसे कि बारिश आना, आग लगना. इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच अ कॉन्ट्रैक्ट. कोलैटरल का मतलब होता है टुगेदर विथ. सी मेरा कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कंपनी के साथ है, बट क्या मेरा कॉन्ट्रैक्ट किसी कोलैटरल इवेंट पे डिपेंड है? यस yes, मेरा कॉन्ट्रैक्ट कोलैटरल इवेंट पे डिपेंड है. कोलैटरल इवेंट मतलब क्या, आग लगना. आग लगना मेरा कोलैटरल इवेंट था. इट डज और डज नॉट हैपन. ये जो कोलैटरल इवेंट है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. बट क्या मेरा कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कंपनी के साथ ये कोलैटरल इवेंट पे होल एंड सोल डिपेंड है? हाँ, इट इज होल एंड सोल डिपेंड्स. A contract to pay B 10 lakh if B's house is burnt. See, ये वाला contingent contract नहीं है, but ये वाला collateral event का example है. Collateral event का example यहाँ पे दिया है. This is contingent contract. Actually, this contract will be void in nature. So this is not actual contract, but maybe आपको example दिया होगा. Collateral event क्या होता है वो समझाने के लिए. देखो, यहाँ पे A और B के बीच में क्या हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. ए ने बोला मैं तुझे 10 लाख रुपया दूंगा, बट व्हेन, जब तेरे घर को आग लग जाएगी. सो 10 लाख रुपया देना ये किस इवेंट पे डिपेंड है? घर को आग लगने पे डिपेंड है. इफ इन केस घर को आग नहीं लगी तो क्या पैसा देगा? नहीं मिलेगा. सो इसे बोलेंगे हम दोनों के बीच में का कॉन्ट्रैक्ट, और इसे बोलेंगे हम क्या, कोलैटरल इवेंट. नो, ए इज अ पार्टी. अगर इंश्योरेंस कंपनी बोलना होता तो वो स्पेसिफिकली लिखते ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे, मतलब ए इज अ पार्टी हु कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे मिस्टर बी ₹10 लाख. बी इफ बीज हाउस इज बर्न, बी का घर जल गया तो मैं 10 लाख रुपए दूंगा. A makes contract with B to buy house for 50 lakh if he is able to secure bank loan from the बैंक, ब्लैंक लोन फॉर द अमाउंट. यहाँ पे ए ने बी के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुझसे घर खरीदी करूंगा 50 लाख में, अगर 50 लाख का लोन तुझे मिल पाया तो ये जो 50 लाख का लोन है ये क्या है, दैट इज अ कोलैटरल इवेंट. कोलैटरल इवेंट अगर हुई, लोन मिला तो हाउस खरीदी होगा, लोन नहीं मिला तो हाउस खरीदी नहीं होगा. आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है सब मुझे बोलो, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट सब लोग जोर से. एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में क्या मिनिमम 2 पार्टीज का होना जरूरी है? यस yes, ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था इसमें क्या मैं और इंश्योरेंस कंपनी 2 पार्टीज थे? यस, वी आर 2 पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट. हमारे बीच में जो कंसिडरेशन है वो कंसिडरेशन वॉज नथिंग बट अ प्रीमियम अमाउंट. जो मैं इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम का पैसा देती हूँ दैट इज अ कंसिडरेशन. और घर को आग लगना,
मतलब इवेंट होना, इवेंट का हैपन होना। घर को आग लगी तो इंश्योरेंस कंपनी रिम्बर्समेंट देगी, घर को आग नहीं लगी तो इंश्योरेंस कंपनी रिम्बर्समेंट नहीं देगी। नाउ देयर आर सर्टन इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स है? क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स है? नंबर वन, the performance of contingent contract would depend upon happening or non happening of some event or condition। घर को आग लगना क्या ये इवेंट थी? हाँ। क्या ये कोलैटरल इवेंट थी? हाँ। क्या ये अनसर्टन है? हाँ। अनसर्टन मतलब इट मे हैपन और इट मे नॉट हैपन। नाउ द हैपनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब मेरे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जो डील हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसका होना या उसका ना होना क्या मेरे कोलैटरल इवेंट पर डिपेंड करता है? यस। सो दैट कुड बी, दैट इज वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ व्हाट? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मुझे बताओ क्या कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर वैलिड इन नेचर? यस, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर ऑलवेज वैलिड इन नेचर। यहाँ पे भी जो एग्जाम्पल दिया है आपको कोलैटरल इवेंट एक्सप्लेन करने के लिए दिया है, नहीं तो ए ने बी को 5,000 रुपया प्रॉमिस किया, 50,000, इफ इट रेन फर्स्ट इन द मंथ दैट विल बी नथिंग बट अ वेजरिंग एग्रीमेंट। बट आपको कोलैटरल इवेंट क्या होता है ये समझाने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, दैट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, द इवेंट रेफर टू एज कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। कोलैटरल का मतलब होता है एक्चुअली वो जो इवेंट है ना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट तो नहीं है, बट वो इवेंट, वो जो इवेंट है ये डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा या आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे आग लगना क्या डिसाइडिंग फैक्टर था मेरा कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? इट वॉज अ डिसाइडिंग फैक्टर, बट क्या वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था? नहीं, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट इट इज डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ द इवेंट शुड नाइदर परफॉर्मेंस प्रॉमिस नॉर कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस। हमने क्या इवेंट होने के लिए पैसा दिया है क्या? नहीं, वो इवेंट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, उसकी अपनी मर्जी है। हाँ, बट इवेंट अगर हुआ तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट होगा या तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, दैट कुड हैपन। The contingent contract should not be mere will of the promisor। mere will of the promisor का मतलब होता है कोई एक कॉन्ट्रैक्ट किसी एक पार्टी के हाथ में नहीं होना चाहिए। अगर वो अल्टीमेटली किसी एक पार्टी के फेवर में होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो मैं इलीगल और वॉइड बोलूंगी। जैसे आग लगना, ये जो एक इवेंट है, क्या प्रोमिसर और प्रोमिसी दोनों को पता है कि आग लगने वाली है कि नहीं लगने वाली है? दोनों को पता नहीं है। नो पार्टी इज अवेयर अबाउट द कंडीशन, है ना? नो पार्टी इज अवेयर अबाउट द कोलैटरल इवेंट का हैपनिंग। तो अगर आप सोचो, इमेजिन करो, एक के अगर फेवर में होगा तो क्या दूसरे के साथ इनजस्टिस होगा? हाँ। जैसे घर को आग लगना, अगर किसी मिस्टर ए को पता है घर को आग लगने वाली है तो ये तो इंश्योरेंस कंपनी के साथ इनजस्टिस हुआ। तो अल्टीमेटली दैट इवेंट शुड नॉट बी मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर। देन इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब होता है होगी या इवेंट नहीं होगी। और एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। घर का आग लगना तो आपको समझ गया, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कॉटन कॉटन बेल्स डील करने का, 100 kgs। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, इफ ये जो शिप है, शिप में लेट से इनका माल है, शिप में इनका माल है, ऐसी शिप होती है क्या? हाँ, तो ये शिप में इनका माल है जो भी है, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, इफ दैट शिप रिटर्न्स, if that ship returns, then only I can sell you 100 kgs of cotton bells, and B is supposed to pay Mr. A 50,000। मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट किन दो लोगों के बीच में हुआ है? ए और बी के बीच में। किस बारे में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? टू सेल द कॉटन बेल्स। बी विल सपोज टू पे हाउ मच? 50,000 टू ए। बट मुझे बताओ क्या इनका कॉन्ट्रैक्ट शिप के रिटर्न होने पे डिपेंड है? If ship returns, then only A and B can execute the contract. If ship sinks, what happen if ship sinks?
क्या ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। व्हाट इफ शिप रिटर्न्स? हो पाएगा। सो ये शिप का वापस आना क्या कोलैटरल इवेंट है? क्या ये कोलैटरल इवेंट अनसर्टन है? अभी शिप डूब भी सकती है, अपने थोड़ी हाथ में है। दैट इज अनसर्टन, नो प्रॉब्लम विद दैट। शिप आई तो ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर शिप नहीं आई तो ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? रिमिट हो जाएगा, रिसेशन हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। वॉइड होना मतलब एग्जीक्यूट ना हो पाना, ठीक है। सो वो वॉइड हो जाएगा। आई तो वैलिड होगा, नहीं आई तो वॉइड होगा। सो दैट इज कोलैटरल इवेंट विच इज अनसर्टेन, not in our hand. It may happen or it may not happen. समझ गया कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, दो पार्टीज के बीच में मिनिमम दो पार्टीज होने चाहिए। नाउ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होगा दैट विल डिपेंड अपॉन द कोलैटरल इवेंट। कोलैटरल इवेंट का होना मतलब कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूट होना, कोलैटरल इवेंट का ना होना मतलब कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूट नहीं होना, या फिर वाइस वर्सा। अगर अभी ए थोड़ी, ए ने क्या बोला कि लेट से ये जो 100 kgs ऑफ कॉटन है ये यहाँ पे शिप में नहीं है, उसके पास ही है। तो ए ने क्या बोला? इफ शिप सिंक्स विद इन अ ईयर, इफ शिप डज नॉट रिटर्न, तो मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। तो क्या यहाँ पे कोलैटरल इवेंट का ना होने पे कंडीशन है? अगर कोलैटरल इवेंट नहीं हुई तो मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। जैसे मैंने बोला कि अगर आप शांत नहीं बैठे तो मैं आपको पढ़ाऊंगी। दिस काइंड ऑफ उल्टा कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपके साथ किया है ना। उसी तरीके से ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट किया कि शिप वापस नहीं आई तो मैं तेरे को 100 बेल्स ऑफ कॉटन बेचूंगा। शिप वापस नहीं आई, व्हाट इफ शिप रिटर्न्स? A cannot execute contract with B. What if ship does not return or it sinks? A will execute contract with B. मुझे क्या बोलना है? अनसर्टन इवेंट के होने पे या अनसर्टन इवेंट के ना होने पे आइदर दोनों भी पार्टीज का जो भी कंडीशन है उस पर कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्समेंट डिपेंड करता है। तो ये पार्टीज कुछ भी कंडीशन लगा सकते हैं, आइदर कोलैटरल इवेंट हैपेंस और कोलैटरल इवेंट डज नॉट हैपन। बोलो ये क्या नहीं होएगा? नहीं होगा, दैट वोंट बी वेजरिंग बिकॉज सी बिकॉज ये जो इवेंट है कोलैटरल इवेंट होने वाली है विच इज अनसर्टेन। सो ये इवेंट मतलब अल्टीमेटली सब्जेक्ट मैटर में क्या इंटरेस्ट है पार्टीज को? यहाँ पे क्या बेट लगाया क्या दोनों ने? देख शिप आई तो मैं 500 रुपए तुझे दूंगा, दूसरा बोल रहा है शिप नहीं आई तो मैं 500 रुपए तुझे दूंगा। देर इज नो बेट, देर इज ट्रांजेक्शन बिटवीन द पार्टीज। सो क्या मिस्टर बी को 100 kgs ऑफ कॉटन बेल्स में इंटरेस्ट है? यस, मिस्टर बी विल हैव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हेंस इट विल बी कॉन्टिंजेंट। हाँ, अगर सिर्फ ए और बी ने बेट लगाई होती 10-10 हजार की, देख शिप आएगी, एक बोल रहा है देख शिप नहीं आएगी, तो शिप का आना या ना आने से कुछ फर्क पड़ता है क्या दोनों को? इट डजेंट मैटर। दोनों को 10,000 रुपये जीतना है या मनी और मनी वर्थ जीतना है उन लोगों को, बिकॉज दिस वॉज अ काइंड ऑफ बेट। बट यहाँ पे दोनों में क्या ट्रांजेक्शन है? यस, देर इज ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पार्टीज where there is interest in the subject matter of the contract, hence it will be considered as contingent one. फर्क शिप अगर आई तो ही कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? और कॉन्ट्रैक्ट के लिए सब्जेक्ट मैटर क्या है अपना? कॉटन बेल्स, गुड्स इज द सब्जेक्ट मैटर। सी दैट इज कोलैटरल इवेंट। कभी भी जो कोलैटरल इवेंट होता है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोलैटरल इवेंट इज नेवर अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन आइदर कॉन्ट्रैक्ट होगा या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, दैट विल होल एंड सोल डिपेंड अपॉन द कोलैटरल इवेंट, दैट विल कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द कोलैटरल इवेंट, है ना। सो यहाँ पे अगर शिप रिटर्न नहीं आई, उनका कंडीशन था कि रिटर्न आने के बाद मैं तुझे सेल करूंगा, तो यहाँ पे सेल तो हुआ ही नहीं ना। क्या बी का नुकसान होगा अल्टीमेटली? यस, बिकॉज बी हैड इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट।
आई होप आपको कॉन्टिंजेंट क्या होता है समझा, वेजरिंग क्या होता है समझा। देखो वेजरिंग में कभी भी हमें कोलैटरल इवेंट, सी वेजरिंग एग्रीमेंट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द हैपनिंग ऑफ कोलैटरल इवेंट। बारिश आएगी या बारिश नहीं आएगी, एग्रीमेंट होना ये कोलैटरल इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड है, दैट इज फाइन। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी होना या ना होना कोलैटरल इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड है, करेक्ट, दैट इज फाइन। बट वेजरिंग में इट इज डिपेंड अपॉन मनी और मनीज वर्थ, मनी और मनीज वर्थ। पैसों से मतलब है क्या सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट है या कोलैटरल इवेंट में कोई इंटरेस्ट है, नहीं। बट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है, क्या जो पार्टीज है उनको पैसों में इंटरेस्ट ना होके क्या इवेंट या सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट होता है, हाँ। पार्टीज विल हैव इवेंट इन द इंटरेस्ट इन द कोलैटरल इवेंट, इसके लिए हम बाइफरगेट कर पाते हैं कि क्या कॉन्टिंजेंट है और क्या वेजरिंग है। चलो लिखे क्या थोड़ा सा पॉइंट नंबर, अच्छा, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर, मतलब इट इज नथिंग बट वो जो कोलैटरल इवेंट हैपन होने वाला है ना, दैट शुड नॉट बी इन हैंड ऑफ आइदर ऑफ द पार्टीज, दैट शुड नॉट बी इन हैंड ऑफ आइदर ऑफ द पार्टीज। क्यों? क्योंकि अगर मुझे पता है, जैसे गाड़ी का, जैसे गाड़ी है, मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस निकाला, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस निकाला, इन केस एक्सीडेंट से गाड़ी अगर थोड़ी टूट जाए, खराब हो जाए, तो आई विल क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अभी इंश्योरेंस कंपनी को हम जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो गाड़ी की कंडीशन, गाड़ी कितनी पुरानी है, ये सारी चीजें देते हैं। अगर मैंने पर्पजली पर्पजली मुझे पता है ये गाड़ी मैं खुद से ही तोड़ने वाली हूँ, या मुझे पता है कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, या पता है कुछ इस पर्टिकुलर जो इवेंट होने वाली है उस पे अगर मेरा कंट्रोल रहा, आइदर ऑफ द पार्टी का कंट्रोल रहा इवेंट पे, तो क्या ये इंश्योरेंस कंपनी के साथ इनजस्टिस होगा? यस yes. या फिर मैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ घर के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, मुझे पता है घर जलने वाला है, आई हैव नॉलेज अबाउट द अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट का जनरली नॉलेज दोनों पार्टी में से किसी को नहीं होना चाहिए, और अगर दोनों पार्टीज में से किसी पार्टी को अनसर्टेन इवेंट का नॉलेज रहा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड टर्म आउट हो जाएगा, क्योंकि एक के कंट्रोल में है ना। एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जो अपने हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम रहता है, इंश्योरेंस कंपनी वाले कुछ सर्टन जो डिसीजेस रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल HIV, अगर किसी को HIV है तो दैट पर्सन इज नॉट कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा माना जाएगा, जो पर्सन को ये पर्टिकुलर डिसीज है, नॉट एवरीवन, बट जो पर्सन का वो पर्टिकुलर डिसीज है, दैट पर्सन विल विल डाई एनी टाइम, है ना, जिसका कोई उसके लाइफ पे कंट्रोल नहीं रहता, ऐसा माना जाएगा। तो अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनी क्या उनका मेडिक्लेम लेती है क्या? नहीं लेती है, बिकॉज इट इज कंसिडर एज इफ दैट पर्सन विल हैव कंट्रोल ओवर द इवेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बोलो। सॉरी, सो दैट इज अल्टीमेटली उनको ऐसा है कि दैट पर्सन विल हैव कंट्रोल ओवर द इवेंट। जैसे किसी को कोई डायबिटिक पर्सन है तो इंश्योरेंस में वो कुछ लिमिट तक कवर होगा, बट कुछ लिमिट तक कवर होगा कि इंश्योरेंस कंपनी को पता है इसको कुछ होने वाला है और अल्टीमेटली अपने को पैसा देने वाला। इवेंट कैसी होनी चाहिए? इवेंट अनसर्टेन होनी चाहिए, दोनों प्रोमिसर या प्रोमिसी के बिल में नहीं होनी चाहिए, हैंड्स में नहीं होनी चाहिए, है ना। एवरीथिंग हैव यू अंडरस्टूड? ये देखो, हमने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस देखा था। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट व्हाट? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सो ये डिफरेंस वही है, ये डिफरेंस वही है। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट is contract to do or not to do something with reference to collateral event of happening. Wagering is promise to give money or money's worth. Wagering में पैसा, मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज प्रॉमिस टू गिव मनी और मनीज वर्थ। इसमें there is contract to do or not to do something, that is the main point of difference.
देन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब दोनों पार्टीज आपस में जो प्रोमिसेस एक्सचेंज करते हैं, दैट इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जैसे कि प्रिया अभी आज न्यू क्लास ज्वाइन किया है, तो प्रिया ने सोचा मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा स्टेशनरी बाय कर लेती हूँ, आई विल बाय न्यू नोटबुक, न्यू पेन, न्यू बैग, आई विल बाय। सो ये गई शॉपकीपर के पास और शॉपकीपर को सारा रेट पूछ लिया, सबका रेट पूछ लिया, सब मिला के उसके 500 रुपीज हो गए। नाउ Priya has promised to pay shopkeeper 500 rupees and shopkeeper have promised to pay Priya the stationery. So that is reciprocal promises, promises in exchange. जो दोनों पार्टीज आपस में प्रोमिसेस एक्सचेंज करते हैं उसे रेसिप्रोकल प्रॉमिस बोला जाएगा। सो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में मे नॉट कंटेन रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ऐसा क्यों बताओ, क्यों? इवेंट अनसर्टेन है, इवेंट होगी, इवेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जब तक इवेंट नहीं होती है क्या हम इंश्योरेंस कंपनी को पैसा भरेंगे? यस। जब आग लगेगी तब इंश्योरेंस कंपनी पैसा भरेगी। जरूरी है क्या कि मैं इंश्योरेंस कंपनी को कुछ पैसा दे रही हूँ और कंपनी बदले में मुझे कुछ पैसा दे रही है? देयर इज नो रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शन, देयर इज अ वन साइडेड ट्रांजैक्शन, है ना? क्या वेजरिंग में रेसिप्रोकल प्रॉमिस है? क्या दोनों पार्टीज को पैसा रखना पड़ता है? बेट कैसे लगाते हैं? दोनों जन पैसा रखते हैं, जिसको जो जीता उसको पूरा पैसा मिलता है। सो अल्टीमेटली क्या वेजरिंग में रेसिप्रोकल प्रॉमिस है? यस। अनसर्टेन इवेंट, क्या कॉन्टिंजेंट में जो अनसर्टेन इवेंट है वो कोलैटरल है? कोलैटरल मतलब टुगेदर विथ, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज डिसाइडिंग फैक्टर, करेक्ट है। बट वेजरिंग में अनसर्टेन इवेंट क्या कोर फैक्टर है? हाँ, कैसे, कैसे? बोलो शर्वरी, किसने मैम बोला? कहाँ गई मेरी शिप, कहाँ गई? डूब गई क्या? चलो कोई नहीं, इट्स ओके, जाने दो। ये ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ दैट आई विल सेल 100 kgs ऑफ कॉटन बेल ओनली इफ शिप रिटर्न्स। तो शिप अगर रिटर्न आई तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा। ओके, ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो इवेंट है ये अनसर्टेन है, ये जो इवेंट है कोलैटरल है, कोलैटरल है। कोलैटरल इवेंट का मतलब होता है दैट इवेंट इज दैट इवेंट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट मेन एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दैट इवेंट इज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट ये शिप रिटर्न आने के बाद क्या शिप के रिलेटेड कोई चीजें होगी क्या? नहीं। ए बी को क्या करेगा? 100 kgs ऑफ कॉटन बेल सेल कर देगा, बट वही ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ दैट इट विल रेन, रेन। तो बारिश का आना क्या मेन इवेंट है? बारिश का आना इज द कोर फैक्टर। कॉन्टिंजेंट में ये जो अनसर्टेन इवेंट है इट इज कोलैटरल वन, कोलैटरल वन। कोलैटरल का मतलब होता है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट दिस इज डिसाइडिंग फैक्टर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। बट वेजरिंग के केस में जो हमारा बेट का पैसा जीतना है वो होल एंड सोल किस पे डिपेंड है? बारिश के आने और बारिश के ना आने पे डिपेंड है। तो क्या वो कोर फैक्टर हुआ? यस, दैट विल बी कोर फैक्टर। बट कॉन्टिंजेंट के केस में शिप रिटर्न आई तो ए और बी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो क्या हो गया? कोलैटरल फैक्टर। अनसर्टेन इवेंट तो दोनों इसमें होती है, कोलैटरल इंटरेस्ट है, एंड इवेंट शुड बी कोलैटरल नॉट द कोर वन। कोर मतलब एग्जैक्टली वो इवेंट हुई, वो इवेंट पे डिपेंड है हमारा कॉन्ट्रैक्ट होना, दैट इज कोलैटरल। और वो इवेंट के वजह से किसी का जीतना या हारना या प्रॉमिस टू पे डिपेंड है, दैट इज वेजरिंग। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी वेजरिंग इन नेचर, क्यों? एग्जैक्टली exactly. जो इवेंट हो रहा है उससे मतलब नहीं है, इवेंट के वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस है उससे इवेंट है। बट वेजरिंग एग्रीमेंट क्या
कॉन्टिंजेंट इन नेचर होगा डेफिनेटली. वेजरिंग विल ऑलवेज इंक्लूड अ कॉन्टिंजेंसी वेयर द इवेंट मे हैपन और मे नॉट हैपन. इंटरेस्ट इन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज. क्या कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मतलब इंश्योरेंस कंपनी है या कोई और एक पर्सन है, क्या कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट रहेगा? बहुत ज्यादा रहेगा. कॉन्टिंजेंट में रहेगा. अगर आपका सब्जेक्ट मैटर को कुछ हुआ तो धक धक होएगा. धक धक होना मतलब इंटरेस्ट रहना, है ना. दिल टूटना मतलब इंटरेस्ट रहना, राइट. सो कॉन्टिंजेंट के केस में पार्टीज विल हैव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. बट वेजरिंग के केस में कोर इवेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है. इवेंट हुई तो मैं पैसा जीतूंगी या इवेंट हुई तो मैं पैसा हारूंगी. दिस काइंड ऑफ इंटरेस्ट इज देयर इन द पार्टीज. डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस एंड गेन. Contingent contract is not based on mutuality of loss or gain, but wagering में either one party will win or one party will lose. Wagering में there is chance of winning and losing. यहाँ पे कोई winning and losing है? There is no game of chance, so there is no winning and losing in contingent. But wagering के case में there is always winning and losing. Actually, that is only matters. We don't have interest in the uncertain event. We just have interest in the winning amount or maybe losing amount, है ना. Effect of contingent contract will always be valid in nature. Wagering agreement को void माना जाएगा, मतलब गवर्नमेंट इसको परमिट नहीं करता, अलाउ नहीं करता है. बेटिंग एंड ऑल. बोलो. नहीं, कॉन्टिंजेंट के एक्सेप्शंस नहीं है, बट कॉन्टिंजेंट के रूल्स है अबाउट इन्फोर्समेंट. इवेंट हुई तो हम इन्फोर्स करेंगे, इवेंट नहीं हुई तो हम इन्फोर्स करेंगे. दिस काइंड ऑफ रूल्स आर देयर. बोलो. सेकेंड लास्ट वाला. ओके. म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस एंड गेन. लॉस एंड गेन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे लॉस एंड गेन का कोई सवाल नहीं होता है. लॉस एंड गेन का कोई सवाल नहीं होता है. बट वेजरिंग के केस में देर इज ऑलवेज विनिंग एंड लूजिंग विच मैटर्स. जैसे आपने 500 का सट्टा लगाया, 500 का बेट लगाया, और अभी अल्टीमेटली दे दे इट विल हैव टू साइड्स. आइदर वन पार्टी विल विन और वन पार्टी विल लूज. तो क्या यहाँ पे गेम ऑफ चांस है वेजरिंग में? सो देर इज ऑलवेज विनिंग एंड लूजिंग, इट मैटर्स. बट कॉन्टिंजेंट के केस में इट इज कॉन्ट्रैक्ट. विनिंग और लूजिंग का कोई केस नहीं है. That is contract between the party, agreement between the parties. There is no game of chance and there is no winning and losing in this case. ये contingent हो गया. बट वेजरिंग के केस में क्या विनिंग लूजिंग है? हाँ. चलो लिखे क्या, थोड़ा सा लिखते हैं. यूनिट का नाम लिख लो मस्त पैकी. क्या हुआ पलक? हाँ, प्रिया समझ रहा है कि ऐसे सर पे से जा रहा है, समझ रहा है. जिसमें भी डाउट हो कोई वर्डिंग वगैरह वो मुझे पूछना, क्योंकि ऐसा हो सकता है मैं प्रीवियस 5 यूनिट के रिलेटेड कुछ बात करूं जो कि ना समझ में आए, रिलेटेबल ना लगे, तो डोंट हेजिटेट टू आस्क. ये बाद में ज्वाइन हुए हुए बच्चे भी, यू ऑल्सो, है ना. यू आर शर्वरी ना. तनुजा, सॉरी. चलो लिखो. यूनिट का नाम बस लिखना है. यूनिट का नाम लिख लो. फॉन्टिंग के लिए तुम्हारे हिसाब से टाइम लो. क्या चल रहा है यश, और क्या चल रहा है? बोलती हूँ था, रुक. है मेरे मेरे वो बहुत सारे नाम रहते हैं ना, तो समटाइम्स. डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट लिखो. सेक्शन भी कोट करो. कितना डिफिकल्ट नाम है रे. शौनक.
सी अभी आई नो नेम्स ऑफ एवरीवन, वो मेरा रूल है हर क्लास का कि मुझे सबके नेम याद करने हैं। कार्तिक, सोमेश लिख लिया, लिख रहे हो? पलक, सागरिका, वैष्णवी। वैष्णवी, यू आर वैष्णवी ना? सागरिका। मिताली, चैताली। ये मिताली है ना अपनी? ये चैताली है। नेम नहीं भूलती मैं। पीछे आयुष है, आकांक्षा है, नकुल है, शर्विन है, कबीर सिंह है। डन ना, हो गया, चलो। इसेंशियल्स ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट लिखो तो, बोलो। इसेंशियल्स लिखो। आज बहुत स्लो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अपन, फास्ट चलो। और वो जो डिफरेंस है वो ऑलरेडी आपके पास लिखा हुआ है। नहीं क्या? किसने नहीं लिखा? जो इंश्योरेंस है उसको ब्रैकेट में वेजरिंग लिख दो, ए कॉन्टिंजेंट लिख दो। आज मुजम्मिल ऑनलाइन है, आर्या ऑनलाइन है, क्यों? आर्या क्यों? ऑनलाइन में करते हो ना पढ़ाई, की फोन रख के बाजू में सो जाते हो? सब पता है, पहली बैच नहीं है मेरी। मेरे टाइम पे ऑनलाइन मतलब था ही नहीं ना, इट वाज देर वाज नो ऑप्शन ऑफ ऑनलाइन। इवन वी गॉट मोबाइल फोन्स वेरी लेट, व्हेन आई हैव कंप्लीटेड माय 12th, आई थिंक देन आई गॉट मोबाइल फोन। और ये जो अपना क्या बोलते हैं, नेट नेट वगैरह है, ये भी अभी अभी है बहुत ज्यादा, जियो के वजह से आया है कुछ सालों से। एग्जैक्टली exactly, पहले था ही नहीं। चलो डन। छोटे बच्चे तो भी पास लिखते हैं। पीछे सोमेश और कार्तिक नोटबुक कंप्लीटेड है, हो गई? समझ रहा है क्या? डाउट आ रहा है? क्लास में डाउट्स वगैरह पूछा करो, आंसर्स दिया करो। आंसर रॉन्ग हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आंसर्स देने का ट्राई करो। इधर यश भी बात करने का ट्राई करो, आंसर्स देने का ट्राई करो, बहुत शांत शांत रहता है यश। एटलीस्ट बात मतलब आंसर्स। क्योंकि बाकी लोग बहुत बातें कर लेते हैं तो। लिख लिया क्या आयुष? चलो। बाद में लिखवाऊंगी, बाद में मतलब सब साथ में लिखवाऊंगी। एनफोर्समेंट के जो रूल्स है वो टाइम पे एग्जाम्पल्स लिखवाऊंगी, हर एक का आपको समझेगा। से थोड़ा शिप विप निकाल के मस्त डिजाइनर एग्जाम्पल्स बनाएंगे।
आउट ऑफ पुणे हूँ। मुजम्मिल सेड यू आर राइटिंग। मुजम्मिल ऑफलाइन क्यों किया, आज ऑनलाइन क्यों किया लेक्चर? नॉट वेल। प्रियांक तू कल नहीं था ना? ऊपर का पॉइंट। प्रियांक बहुत बीमार पड़ता है ना? तुम लोगों को ऐसा फास्ट फूड बाहर का बहुत ज्यादा, में भी उसके वजह से। चलो, क्योंकि तुम लोगों को अगर अच्छे से क्लासेस करने, ज्यादा पढ़ना है, तो यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो ना। रूल्स रिगार्डिंग इन्फोर्समेंट। बस अभी शांति, अभी मैं अच्छे से सारे रूल्स पढ़ाऊंगी, देन लिखेंगे। अभी यहाँ पे पूरा फोकस करो। Enforcement of contract contingent on an event happening. Enforcement of contract contingent on an event happening. अगर कोई इवेंट हुआ तो ही कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, ऐसा कुछ कंडीशन है, तो इन दैट केस दैट विल इन्फोर्स और कॉन्ट्रैक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ दैट इवेंट हैपेंस। ओनली इफ दैट इवेंट हैपेंस। यहाँ एक इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल है, वो बता देती हूँ, एंड देन मैं मेरा वाला एग्जाम्पल बताती हूँ विच इज प्रैक्टिकल। ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है। ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट किया, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी सम ऑफ मनी इफ बी मैरिज सी। कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? एग्जैक्टली। सो ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी इफ बी मैरिज सी, और शादी से पहले सी मर गई, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया। छोड़ो इसको, इस बात को ध्यान मत दो। ये देखो, मिस्टर ए हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ मिस्टर बी to sell 100 kgs of cotton bells. Okay, to sell 100 kgs of cotton bells, that too for rupees 50,000. 50,000. Now the condition is, I will sell, Mr. A says, I will sell 100 kgs of cotton bells to Mr. B only if the ship, only if the ship returns. So इसके दो probabilities हो गए। If ship returns, if if ship returns and if ship sinks, शिप अगर रिटर्न हुई तो क्या कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होगा? या कॉन्ट्रैक्ट विल बी परफॉर्म, इट विल बी एग्जीक्यूटेड। एंड व्हाट इफ शिप डज नॉट रिटर्न्स? देन कॉन्ट्रैक्ट विल बी void. void मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। So enforcement of contract, when contingent contract made to do or not to do anything if uncertain future event happen. यहाँ पे uncertain future event क्या थी? शिप का लौटना, शिप का वापस आना, उसके बेसिस कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड है। इट कैनॉट बी इन्फोर्स्ड अनलेस एंड अंटिल द इवेंट हैपेंड। अल्टीमेटली इनको बोलना है कि ये इन्फोर्स तभी होगा जब वो इवेंट होगी, क्योंकि डिपेंड अपॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट है। सो इट विल बी इन्फोर्स्ड ओनली व्हेन द इवेंट डज हैपेंस। इफ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल द कॉन्ट्रैक्ट विल बी void. अगर ये अपना जहाज, ये अपना शिप डूब गया तो क्या अपना कॉन्ट्रैक्ट void हो जाएगा? क्योंकि ये जो इवेंट है ये क्या बन जाएगी? इट विल बी इम्पॉसिबल इन नेचर। सो जहां पे ऐसा रूल है, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी इन्फोर्स्ड ओनली ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट, सो
their event should happen, then only contract will be enforced. If event is enforced, yeah, if event is impossible, then contract does not happen. Then contract will be void in nature. Next, enforcement of contingent contract or not happening of event. Non-happening. Non-happening matlab, he had a contract with me that I will sell 100 kgs of cotton belt to you for 50,000 if ship does not returns. If ship does not return, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस है? Event non-happening. What if ship sinks? Contract will be valid or void? Tell me. Contract will be valid. What if ship returns? Contract will be void. क्योंकि कंडीशन ही ऐसा है इसके लिए. ये तो हो गया. Next is contract cease to be enforceable if contingent upon the conduct of a living person when that living person does something to make event conduct as impossible of happening. मतलब if contract is contingent upon as to how a person will act at an unspecified time, the event shall be considered to have become impossible. When such a person does anything which renders it impossible that he should so act within any definite time or otherwise under any contingencies. Let's take an example. When A agrees to pay B sum of money if B marries C. A और B के बीच में एग्रीमेंट हुआ, मैं तेरे को 1 लाख रुपया दूंगा, तूने किससे शादी करना है? C से शादी करना है. If B marries C एंड सी ने उससे पहले किसी और से शादी कर ली. नाउ टेल मी क्या दो पॉसिबल है? हमारा लॉ क्या बोलता है? सिर्फ एक ही शादी कर सकते हैं. एक एग्जाम्पल लेती हूँ. सलमान खान, कैटरीना कैफ, कैट अभी स्पेलिंग के लिए ठीक है. और ये है विकी कौशल. ओके. कैट की सिस्टर जो है, कैटरीना कैफ को सिस्टर्स है आई गेस कुछ 2 4 5. हाँ, तो 6-7 बहनें हैं. जितनी भी बहनें हैं, कैटरीना कैफ की सिस्टर को ये सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है. मूवीज में देख के उसको बहुत मतलब एक आइडियल जोड़ी लगती है, बहुत पसंद है. तो यहाँ पे अल्टीमेटली वो जो कैटरीना कैफ की सिस्टर्स है, उन्होंने क्या किया? सलमान खान को बुलाया, थोड़ा साइड में बुलाया. बोले सर क्या आप हमारी बहन से शादी करोगे? सलमान खान बोला मूवीज करता हूँ बट वैसे मुझे उसमें कोई खास इंटरेस्ट तो है नहीं शादी के लायक. बट ये जो बहनें हैं, इन्होंने क्या बोला सलमान खान को? बोले नो प्रॉब्लम, आपका जोड़ी वगैरह बहुत आइडियल लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है आपका जोड़ी, मूवीज देखने में मजा आता है, तो रियल लाइफ में भी आपको दोनों को देखने में मजा आ जाएगा. दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन हैपेंड बिटवीन सलमान खान एंड सिस्टर्स ऑफ कैटरीना कैफ. कैटरीना कैफ को कोई नॉलेज नहीं था ये ट्रांजैक्शन या ये एग्रीमेंट के बारे में. सो सलमान खान कुछ करे मानने कोई तैयार नहीं. तो ये जो सिस्टर्स है, इन्होंने क्या बोला? देखो हम आपको 1,000 करोड़ रुपीस. अभी सलमान खान के लिए तो 1,000 करोड़, क्योंकि ऑलरेडी सलमान खान इतना. सो सलमान खान के सिस्टर्स ने बोला सल्लू भाई को कि वी विल पे यू 1,000 करोड़ रुपीस अगर आप हमारी बहन से शादी करोगे. अभी 1,000 करोड़ रुपया दिखने के बाद मरा हुआ इंसान जाग जाएगा. तो सलमान खान ने क्या बोला? ओके नो प्रॉब्लम, आई विल मैरी कैटरीना कैफ. नाउ सलमान खान agreed to marriage. सलमान खान एग्री टू मैरी कैटरीना कैफ. ये प्रपोजल या म्यूचुअल एग्रीमेंट किन दो लोगों के बीच में हुआ है? मुझे बताओ. सिस्टर्स का 1,000 रुपया देना,
सलमान खान को, सिस्टर्स का 1,000 रुपया देना सलमान खान को किस इवेंट पे डिपेंड है? शादी करना, मैरिज, किससे? कैटरीना से। सलमान खान का को 1,000 रुपया मिलना इज डिपेंड अपॉन द कोलैटरल इवेंट। अभी सलमान खान शादी करे तो पैसा मिलेगा, ना करे तो नहीं मिलेगा। सो दिस इज काइंड ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वी कैन से, राइट, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग अपॉन द कोलैटरल इवेंट विच इज अनसर्टन, अभी भी मे हैपन मे नॉट हैपन। अगर ऐसा डील तो हुआ और कैटरीना कैफ ने सलमान खान से शादी करने को जैसे तैसे हाँ भी बोल दिया, कैटरीना कैफ ने भी हाँ बोल दिया शादी के लिए, बट बाद में कैटरीना कैफ को विकी कौशल मिल गया, शादी के पहले की बात थोड़ी सी, विकी कौशल मिल गया और कैटरीना कैफ का देखो दिल आ गया इधर विकी कौशल पे। अभी जब दिल आ गया तो पैसों की बात दूर ही रह जाती है। तो कैटरीना कैफ ने बिफोर मैरिज का डेट ये विकी कौशल के साथ शादी कर ली, शादी कर ली। सलमान खान एग्रीड टू मैरी टू कैटरीना, है ना, बट बिफोर दैट एग्रीमेंट हो गया। अभी शादी बहुत लोगों की फिक्स हो जाती है बट पहले कुछ और हो जाता है, सो शादी इम्पॉसिबल हो जाती है। और शादी से पहले ही कैटरीना ने विकी से शादी कर ली। क्या अभी सलमान खान उसका कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर पाएगा क्या? चाहकर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिया में रूल है वन मैरिज, है ना, चाहकर भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। वो 1,000 रुपीज के लिए चाहे भी तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। Ultimately, what I mean to say is, if there is contingent contract between two parties, now अब contingent contract है तो वो किसी इवेंट पे डिपेंड होगा ही, बट अगर वो इवेंट ही इम्पॉसिबल हो जाए, वो इवेंट ही इम्पॉसिबल हो जाए तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट विल ऑल्सो बी इम्पॉसिबल, दैट इज इट विल ऑल्सो बी void in nature. Have you understood that? पैसे लिए ही नहीं, शादी करने के बाद पैसा मिलना था। डैमेज क्लेम कर सकते, करेगा करेगा। शादी के मंडप से नहीं भागी है कैटरीना, पहले ही कर ली है, कर सकता है। That is, see, I have given example just to give knowledge you, just to understand you about the impossibility of event. जैसे कि दो लोगों की शादी होने वाली है, मिस्टर ए और मिस्टर ए एंड मिस बी की शादी होने वाली है, और शादी से पहले अभी 6 महीने का टाइम स्पैन है लड़के से शादी में, और शादी से पहले मिस बी चली गई, भाग गई किसी और के साथ, मिस्टर सी के साथ। क्या वो इवेंट शादी वाला इम्पॉसिबल हो जाएगा? ऑफ कोर्स दैट विल बी इम्पॉसिबल। अल्टीमेटली आपका जो कोलैटरल इवेंट है, अगर कोलैटरल इवेंट के हैपनिंग पे आपका कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड है, मतलब आपका कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कोलैटरल इवेंट ही इम्पॉसिबल हो गया तो क्या कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अल्टीमेटली आपका कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा, इम्पॉसिबल बन जाएगा। हाँ बोलो। इस केस में सलमान खान को क्या करें? डैमेजेस, हाँ कर सकते। रियल लाइफ में क्या होता है, सी रियल लाइफ में भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा ना। एग्जाम्पल ही अलग, ओके। रियल में कुछ होता है, मैं अगर शिप का ही एग्जाम्पल लू तो, शिप का ही एग्जाम्पल लू तो, ए एंड बी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट, A and B had a contract to sell 100 kgs of cotton bale for rupees 50,000. If ship returns, and what if ship sinks? शिप अगर सिंक हो गई तो वो जो कोलैटरल इवेंट था जिसके होने पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड था, क्या वो कोलैटरल इवेंट इम्पॉसिबल हो गया? यस, द कोलैटरल इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, तो अल्टीमेटली क्या मेरा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा? दैट विल बी वॉइड इन नेचर। शिप में नहीं है, चाहे शिप में हो या ना हो,
दैट इज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट. सो पहले हमने इमेजिन किया था कि बाबा शिप में कॉटन बेल्स है, तो शिप वापस आई तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा अल्टीमेटली. या फिर हमने ऐसा भी कंसिडर किया कि वो शिप में कॉटन बेल्स है या नहीं है, लेट्स से नहीं है, फिर भी शिप का आना क्या 100 केजीज ऑफ कॉटन बेल का सेल करने के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज नथिंग बट अ कोलैटरल इवेंट. कर सकते हैं ना. इफ देयर इज अ मरीन इंश्योरेंस दैट विल आल्सो बी अ कॉन्टिजेंट इन नेचर. तो क्या वो इंश्योरेंस, भले ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए और शिप सिंक हुई, तो क्या वो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा क्लेम करेंगे? डेफिनेटली दे कैन क्लेम अमाउंट. नुकसान हुआ है तो करेंगे. गुड्स का भी इंश्योरेंस होता है, कैश का भी इंश्योरेंस होता है. कैश का भी इंश्योरेंस होता है. जैसे अभी थोड़े दिन पहले अपना डिस्कशन हुआ था, बैंक्स के लिए स्टॉक मतलब क्या है, बैंक के लिए गुड्स मतलब कैश है. इन केस अगर कुछ हो गया, चोरी वगैरह हो गई या ट्रांसपोर्टेशन में कुछ प्रॉब्लम आया, तो वो गुड्स का भी कैश का भी इंश्योरेंस निकाला जाता है. कैश का इंश्योरेंस सब लोग नहीं निकाल सकते. नेक्स्ट है contingent contract depends on happening of specific event within fixed time. यही एग्जाम्पल कंटिन्यू. ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया to sell 100 kgs of cotton bill for 50,000 rupees. If ship returns, ship returns within a year. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कब एग्जीक्यूट होगा? यहाँ पे मेरे को कौन से, शिप आई है या नहीं आई है? शिप आने के बाद भी क्या शिप एक साल में वापस आई है या एक साल के बाद वापस आई है? क्योंकि हमने कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया? कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट विद इन फिक्स टाइम. विद इन फिक्स टाइम. ये नहीं बोला देख शिप तो वापस आनी है, नो डाउट विद दैट, बट अगर ये शिप एक साल के अंदर वापस आई तो विद इन 1 year, इफ शिप रिटर्न्स देन ओनली आई विल सेल गुड्स टू यू. करेक्ट है? देन ओनली आई विल सेल गुड्स टू यू. अगर ये शिप, मैं प्रोबेबिलिटीज बताती हूँ, इफ इट सिंक्स देन कॉन्ट्रैक्ट विल बी void, no problem. If it returns within year, contract will be valid because that was a condition. Within fixed period अगर contract happen होता है, contingent contract depend upon happening of uncertain event within fixed time or within specified time. Within एक साल आ गई तो valid है. अगर ये 2 साल तो रिटेन कॉन्ट्रैक्ट विल बी void in nature. क्यों? क्योंकि मेरा स्पेसिफिक टाइम स्पैन कंप्लीट नहीं हो रहा है. इवेंट हैपेंड बट डज इट हैपन विद इन द स्पेसिफिक टाइम? नो, इट डज नॉट. अगेन उल्टा ले, स्पेसिफिक इवेंट डज नॉट हैपन विद इन फिक्स टाइम. डज नॉट हैपन विद इन फिक्स टाइम. क्या बोला कि ये जो कोलैटरल इवेंट है एक साल के अंदर नहीं आई, एक साल के अंदर नहीं आई, तो मैं तुझे क्या करूंगा? कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करूंगा, है ना? इफ इवेंट डज नॉट हैपन बट विद इन फिक्स टाइम, विद इन फिक्स पीरियड. व्हाट इफ शिप सिंक्स विद इन फिक्स पीरियड? अगर ऐसा है एक साल के अंदर, एक साल के अंदर ये शिप वापस नहीं आई, तो मैं आपको क्या करूंगा? गुड सेल करूंगा. शिप डूब गई तो वैलिड होगा, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड. व्हाट इफ शिप रिटर्न्स विद इन 1 year? कैसे होगा? एक साल के अंदर आ गई, कंडीशन ना आने का था. व्हाट शिप रिटर्न्स विद इन 2 year? वैलिड है, वैलिड है. क्योंकि हैव यू अंडरस्टूड द कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? एक बात बोलूं क्या? कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रैक्टिकल टर्म्स में कैसे होता है?
that will depend only upon the happening of the event, that too within fixed period. नॉन हैपनिंग के बहुत रेयर केसेस में होएगा, बहुत रेयर केसेस में होगा. कॉन्टिंजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट, अगर कोई कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट करना है इम्पॉसिबल इवेंट पे, जैसे मैं तुमको तभी जाके पढ़ाऊंगी या मैं तुम्हें तभी जाके पढ़ाऊंगी when you will able to count stars in the sky. क्या कभी मेरा आपको पढ़ाना ये कॉन्ट्रैक्ट है, किस पे डिपेंड है, एक इवेंट पे डिपेंड है. वो इवेंट कौन सी है आपका, स्टार्स को काउंट करना. क्या आप जिंदगी भर गिनते बैठोगे तो भी स्टार्स काउंट कर पाओगे, विच इज इम्पॉसिबल इन नेचर. आई विल टीच ओनली इफ सन राइजेस इन वेस्ट. हो गए. सन राइजेस फ्रॉम वेयर, दैट विल बी इम्पॉसिबल. ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया. मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया किसी पार्टी के साथ और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो इवेंट होगी, बट वो जो अल्टीमेटली इवेंट है वो खुद ही इम्पॉसिबल इन नेचर है. मैं आपको तभी पढ़ाऊंगी जब आप फ्यूचर में 2 शादियां करोगे इंडिया में रहते हुए, इम्पॉसिबल इन नेचर है. सो मेरा अल्टीमेटली कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, नॉट पॉसिबल. या ए और बी चाहिए नहीं मुझे, दैट इज जस्ट एन एग्जांपल. ए एंड बी, ए एंड बी had a contract, A had a contract with B that I will sell some goods to you for some amount, okay, only if two parallel line intersect each other. Can two parallel line intersect each other? Never. So क्या कॉन्ट्रैक्ट होएगा, कभी नहीं, जिंदगी भर नहीं होगा. सो अल्टीमेटली कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड इन नेचर अगर आपका जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल है तो. बोलो उन्नति. हाँ, बट फिर दैट विल मेक नो सेंस ना टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट आल्सो. चलो फटाक से नोट्स बनाते हैं. चलो वेरी फास्ट. आई विल डिक्टेट एवरीथिंग, शॉर्ट में लिखना है मुझे. रूल्स रिगार्डिंग द इन्फोर्समेंट. शौनक हो गया क्या, रूल्स रिगार्डिंग द इन्फोर्समेंट. हाँ तो लिखो. अच्छा पढ़ा है की डोके के ऊपर जा रहा है, डोक्यावरून चाललंय का छान वाटतंय, चाललंय डोक्यावरून, डोक्यात चाललंय कि दिल में जा रहा है, दिल में जाना चाहिए, डोके में जा रहा है. हाँ ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स दिल में जाएंगे अभी धीरे धीरे. दिल में जगह नहीं, इतना भर गया दिल. शौनक कितने लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया. शर्विन दिल में जा रहा है कि दिमाग में, दोनों में. रूल्स रिगार्डिंग इन्फोर्समेंट में रूल नंबर 1 लिखो और रुक जाओ. यस. हाँ फिर एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, एवरीथिंग विल बी देयर प्रॉपर. इतना लाइन लिख लो चलो. When contingent contract is made to do or not to do anything if uncertain future event happen. उसके आगे का मैं डिक्टेट करती हूँ, मत करो, याद नहीं रहेगा तुमको. करो डिक्टेट. Where contingent contract is made to do or not to do anything if uncertain future event happen. लिखो आगे. Contract will be valid only if that event happens. Contract will be valid only if that event happens. मैं इधर ही हूँ 10:30 तक.
Contract will be valid only if that event happens. मार्क किया हुआ है उसके आगे मैं डिक्टेट कर रही हूँ. जितना मार्क किया उतना लिखा. The contract will happen only if the contract will be valid only if the event happens. अपने को एक एग्जाम्पल को ही सब तरफ इलॉबरेट करना है. तो क्या वो एग्जाम्पल लास्ट में लिखे क्या? है ना, लास्ट में बेटर रहेगा. चलो कोई नहीं. नंबर 2, नॉट हैपनिंग. नॉट हैपनिंग इतना हाईलाइट के बाद इतना लिखने लगा. जैसे बहुत फंबल हो रहा है मेरा, स्लिप ऑफ टंग हो रहा है. कॉन्ट्रैक्ट विल बी enforced only if. ये देखो मेरी स्पीड कितनी फास्ट है. आपको लिखने की तो प्रैक्टिस है ही ना बचपन से. लॉ कवर नहीं होता है, बहुत फास्ट स्पीड चाहिए. सवेरे सवेरे अच्छा लगता है क्या लॉ? खत्म ही करना है बात सीधा. स्पेशली तेरे लिए मैंने मॉर्निंग करवाया. देख प्रियांक, अभी तूने स्पेशल अटेंशन देना चाहिए क्लास में. ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए, ज्यादा फास्ट लिखना चाहिए. अभी टॉप करेगा, करना ही चाहिए, उसके लिए क्लास चेंज किया मैंने. मेरा सारा शेड्यूल चेंज कर दिया मैंने सिर्फ प्रियांक के लिए. डन ना एवरीवन? ग्रेट. लिखना तो क्या पूजा थोड़ी करना, लिखो. फास्ट, वेरी फास्ट स्पीड पे काम करेंगे जरा. हैंडराइटिंग के यहाँ पे हस्ताक्षर स्पर्धा नहीं है. तनुजा उसको एक्सप्लेन कर देना कि नोटबुक कैसे करना है, क्या करना है ना. तुम लोग अपने अपने चीजों पे फोकस क्यों नहीं करते, एक दूसरे की चीजों पे फोकस क्यों करते हो? माइंड योर ओन बिजनेस. मैम ये ऐसी है, ये ऐसा है, इसने ये किया, उसने वो किया. फोकस ऑन योरसेल्फ. अल्टीमेटली खुद को खुद का पेपर लिखना है, कोई और नहीं. कंप्लेन बॉक्स सब लोग. कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी इन्फोर्सिबल. सीज टू बी इन्फोर्सिबल का होने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल नहीं होगा, या इन्फोर्सिबल होने से बैन हो जाएगा, सीज हो जाएगा. कब? व्हेन द इम्पॉसिबल इवेंट हैपेंस. इसका एग्जाम्पल लिखेंगे अपन, कैटरीना कैफ वाला. इतना लिखो, देन वी विल राइट डाउन द एग्जाम्पल. तुम लोग कितना भी स्लो लिखो, जब तक मेरा पूरा लिखवाना होता नहीं है मैं आपको नहीं क्लास के बाहर जाने दूंगी. 10:30, 10:45 कितने भी हो जाए. हो गया क्या यश? लिखना इधर वाला, इधर वाला लिखो लिखो. देन वी विल राइट डाउन द एग्जाम्पल एज वेल. इसका वाला शिप का एग्जाम्पल नहीं लेते.
फ्रॉस्ट और नाइट का ऐसा केस हुआ था, जो डिपेंडेंट है उसने शादी करने का प्रॉमिस किया था अनदर पार्टी के साथ, अगर उसके फादर की डेथ होती है तो प्रॉपर्टी के लिए ही होगा। बट जब तक फादर जिंदा है तब तक किसी और से ही कर ली शादी। अभी द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, कॉन्ट्रैक्ट विल बी void इन नेचर। डन ना? राइट डाउन द एग्जाम्पल। Sisters of Katrina Kaif had agreement with Salman Khan. Sisters of Katrina Kaif had agreement. अभी नाम बदल के आप अपने खुद के नाम डाल सकते हो as you wish. Sisters of Katrina Kaif had contract with Salman Khan. Had agreement, अच्छा. Had agreement with Salman Khan to pay 1,000 crore, to pay 1,000 crore if he marries Katrina Kaif. To pay 1,000 crore if he marries Katrina Kaif. If he marries Katrina Kaif before marriage, before marriage with Kat, or before marriage, Katrina Kaif married to Vicky Kaushal. Before marriage, Katrina Kaif married to Vicky Kaushal. बाप रे बाप, धोखा दे दिया. Married to Vicky Kaushal. Married to Vicky Kaushal. Now the uncertain event, now the collateral event is impossible. Now the collateral event is impossible. Contract will be void in nature. Contract will be void in nature. नेक्स्ट लिखो. Contingent on having a specified event within fixed period. हाईलाइटेड लिखो, नीचे का मैं डिक्टेट करती हूँ, ये अच्छे से लिखने. डी तो है ना ये बेटा, फोर्थ नंबर. नेक्स्ट. हाईलाइटेड लिख के कुछ और डिक्टेट करना है. हाँ, अगला लिखना मत चालू कर देना. हाँ, उसके आगे लिखो कॉन्ट्रैक्ट विल बी इन्फोर्सिबल. फिक्स टाइम के आगे कॉमा देखिए, लिखो कॉन्ट्रैक्ट विल बी इन्फोर्सिबल. कॉन्ट्रैक्ट विल बी इन्फोर्सिबल. अच्छा, हाईलाइटेड नहीं हुआ क्या लिखना? ठीक है, लिखो. अपने को क्या, अपन ज्यादा टाइम बैठेंगे. कॉन्ट्रैक्ट विल बी इन्फोर्सिबल. प्रियंका 12th नहीं है क्या? है ना? Contract will be enforceable only if the specified event. Contract will be enforceable only if the specified event happens within fixed time. Only if the specified event happens within fixed time. Then start writing down the next. हाँ, उतना ही है. कौन अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा है? हाँ,
लिख लिख। प्रियांक नोटबुक कंप्लीटेड है क्या? यूनिट 4 पूरा बाकी? क्या हो गया मंथन? डन क्या? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट। इसके बाद फिक्स्ड फिक्स टाइम के बाद कंटिन्यू करो, मैंने जो लिखा है वो, ठीक है? लिख लो। होशियार बच्चे हो तुम लोग, फटाफट लिख लेते हो। चलो नेक्स्ट। फिक्स टाइम बेटा। लिखो, मत लिखो। उसका एग्जाम्पल भी लिख लेना। ए एग्री टू पे 1 lakh to y if two parallel lines intersect with each other। फिर बाद में शिप वाला एग्जाम्पल ड्राफ्ट करना है। किधर है? इधर मेरे सर पे। एग्जाम्पल लिखो या ऐसा लिखो, ए हैड एग्रीमेंट विद बी टू सेल कॉटन बेल्स। अपना वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे। यस। शिप का डूबना। यहाँ पे भी यू कैन सब्सटीट्यूट ना। शिप डूबा तो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा ना। शिप का डूबना इज नॉट इम्पॉसिबल। अरे यहाँ पे मैंने शिप का एग्जाम्पल नहीं बोला था, यहाँ पे मैंने क्या बोला, ए अग्रीज टू पे ₹1 लाख है। सो आपको सिर्फ पैसों का नहीं लिखना होगा, तो लिख सकते हो ए अग्रीज टू सेल कॉटन बेल्स टू मिस्टर बी।
for rupees 1 lakh. If two parallel line intersect each other, I just meant like this. आप भी कंफ्यूज होते हो, सबको कंफ्यूज करते हो. या फिर मैम अग्री टू टेक क्लासेस only if we can count the number of stars. You can write the example, this example as well. Ma'am agree only to teach only when if we can count the number of stars, which is impossible event. Example, ship wala. देखो, पॉइंट नंबर 1, 2, 4, 5 के रिलेटेड शिप है. शिप का रिटर्न होना, शिप का रिटर्न नहीं होना, शिप का रिटर्न होना विद इन टाइम, शिप का रिटर्न नहीं होना विद इन टाइम. जो मैंने वैलिड वॉइड के सारे सर्कमस्टांसेस बताए हैं, क्या आप मन से लिख पाओगे? यू जस्ट नीड टू डू वन थिंग, ड्राफ्ट दिस एग्जाम्पल और उसके नीचे प्रॉपरली सारे सिचुएशन के प्रोबेबिलिटीज लिखना है अपने को. इफ इट रिटर्न्स देन वैलिड, और उसका जो है पॉइंट के क्रॉस ये लिख लेना. जैसे कि पॉइंट नंबर 1 में क्या है, enforcement of contract contingent on event happening. That is my point number 1. If I write this example, I would write draft करना example, I would write point number 1 और मैं ऐसा लिखूंगी, if ship returns, contract will be valid. फिर अगर मुझे पॉइंट नंबर 2 के रिगार्डिंग बात करनी है तो मैं क्या लिखूंगी, नॉट हैपनिंग. सो मैं लिखूंगी इफ शिप डज नॉट रिटर्न देन कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड, है ना. और मैंने जो सिनारियोस बताया था, शिप सिंक होगा या शिप रिटर्न होगा, विद इन टाइम रिटर्न होगा, ये सारे प्रोबेबिलिटीज आपको क्या करना है, एग्जाम्पल वाइज या पॉइंट वाइज. जैसे रूल नंबर 1 का ये है प्रोबेबिलिटी, या आप रूल नंबर 1 के 2 प्रोबेबिलिटीज भी लिख सकते हो. If it returns, then it is valid. If it does not returns, then it will be void. So I want the probabilities of each rule from you. Now, for the time being, do one thing. Draft this example. Draft this example. छान पैकी एग्जाम्पल ड्राफ्ट कर लो. ए बी को सेल करेगा. ए हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल कॉटन बेल्स ऑफ 100 kgs फॉर 50,000. शिप का फोटो वोटो निकाल लेना और फिर 1, 2, 3 डाल के मुझे सारे प्रोबेबिलिटीज चाहिए. जो मैंने लिखा है वैसे प्रोबेबिलिटीज, जो आपके रूल नंबर 1, 2, 3 है ना, वैसे प्रोबेबिलिटीज खुद से लिखना है. दैट विल बी योर छोटा सा होमवर्क. मैं लिखवा के दूं क्या? लिख दिया, ग्रेट, वेरी नाइस. बट विद इन फिक्स टाइम में आपको प्रोबेबिलिटीज लिखना पड़ेगा. 1 साल के अंदर आई तो, 1 साल के बाद आई तो, डूब गई तो, तीनों केसेस में क्या होगा. आई वॉन्ट ऑल द प्रोबेबिलिटीज फॉर ऑल द रूल्स. हो गया होगा तो खा लो. किन लोगों का स्नैक्स चालू है, तो मैंने बोला लिखना अगर हो गया होगा तो यू कैन हैव योर फूड. 5-10 मिनट का टाइम होता है बीच में. लिखने को टाइम दिया, प्रोबेबिलिटीज लिखने को टाइम दिया है. ड्राफ्ट नहीं किया एग्जाम्पल. ड्राफ्ट करना मतलब ड्रॉ कर लेना. स्क्रॉल करूं लाइक दिस. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. सबने लिख लिया. नाउ वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन.
समझ रहा है क्या प्रिया? क्या चाहिए? ये प्रोबेबिलिटीज मन से लिखो। इफ रिटर्न्स विद इन ईयर, इफ डज नॉट, इफ इट सिंक्स, मन से लिखो। मुझे कल के क्वेश्चन का आंसर डिटेल में लिखवाना है और टाइम नहीं है, इसके लिए छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टुमारो। स्टार्टिंग में ही वी विल टेक दैट क्वेश्चन, देन वी विल कंटिन्यू विद द, है ना? नेक्स्ट क्लास में। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। कॉन्ट्रैक्ट इज contingent पक्का? Okay. Contingent contract is valid in nature. Contingent contract depend upon happening a future uncertain event can be enforced when event happens. Happening पे है इसके लिए। If he brings on earth star from sky, it is void in nature. Illegal है क्या? Impossible है। शादी में वो जो प्रोमिसेस होते हैं, चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, these are void in nature, not illegal. Which is not contingent contract. Read the option आराम से। He promised to pay B if he repairs his scooter. He promised to pay B 10,000 if B's scooter is stolen. अपने को कौन सा नहीं है वो फाइंड आउट करना। सी डी तो ऑप्शन देख लो। He promised to pay B 10,000 if B is burned his hand. He promised to pay B 10,000 if it rains on the first of the month, which is not contingent contract. A is not contingent one. स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट ओके, अभी तक पढ़ा नहीं। फॉर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इवेंट कैसी होनी चाहिए? अनसर्टेन होनी चाहिए। Oh, collateral is also there. So event should be uncertain and collateral, which is not characteristics of contingent contract. देख लो। contingent contract में क्या reciprocal promises होते हैं? नहीं होते। So that is not the characteristics of contingency. Wagering agreement void in nature. Contract of insurance क्या है? It is a kind of contingent contract. Question 2 will be your homework. Let's discuss that. क्या चल रहा है उधर? क्या चल रहा है? क्लास हो गया क्या मेरा? Question 2 is your homework. Let's discuss the class. Discuss this in the class. X is a minor studying in MCOM college. कितना कंट्रोवर्सी है देखो ना। MCOM अगर कोई कर रहा है तो माइनर हो सकता है क्या? चलो मान लेंगे, है ना? X is a minor which is given studying in MCOM college. On the 1st July, he 1 lakh from B for the payment of college fees. कॉलेज की फीस भरने के लिए 1 लाख रुपया माइनर ने किससे लिया? बी से लिया।
अब आगे क्या हुआ? एंड 1 लाख रुपया उसकी कॉलेज की फीस के लिए, बुक्स परचेस करने के लिए लिया, एंड एग्रीड टू रिपे बाय 31 December. July, August, September, October, November, December. It is a time span of 6 months. Then X possesses asset worth 9 lakh. X के पास कितनी एसेट है? 9 लाख का. X ने किससे लोन लिया? B से. लोन कितने का लिया? 1 लाख ना बच्चों, 1 लाख का. ऑन द ड्यू डेट कब है? 31 December. लोन का टाइम स्पेन कितना है? 6 months. So due date would be 31 December. B, on the due date, X fails to pay back the loan. 31 December को लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाया. कौन? माइनर. B wants to recover the loan from X out of his estate. Out of his estate. Referring to the position, decide B could succeed. अभी ये वाला जो होमवर्क का क्वेश्चन है, दैट विल बी एप्लीकेबल टू द स्टूडेंट्स जो यूनिट 3 और 4 के टाइम पे थे. जो नए स्टूडेंट्स हैं, ये वाले यूनिट में उसका कोई कंसर्न नहीं है. एग्जैक्टली. सो दैट विल बी द सिंपलेस्ट क्वेश्चन. सॉल्व बाय योर ओन. आई विल चेक बाय टुमारो. कल से कोई होमवर्क नहीं करके आया तो क्लास में आओ ही मत, है ना? नेक्स्ट क्लास. होमवर्क आ गया है ग्रुप पे अपने? सिमिलर किया था, ऐसा सिमिलर किया था. नो, आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, एनी मिस्टेक फ्रॉम यू, है ना? कर पाओगे इंडिपेंडेंटली ये वाला क्वेश्चन? थैंक यू. वही डिटेल में. अभी जो यूनिट 1 में पॉइंट्स देखिए ना, बाकी सारे यूनिट में पूरा उसका डिटेल डिस्कशन है. जैसे यूनिट 3 में कॉन्टिंजेंट देखा था, अभी कॉन्टिंजेंट का पूरा डिटेल देखा. दिस काइंड ऑफ डिस्कशन इज देयर. ये वाला पॉइंट एक बार समझाना. Contingent on a specific event not happening within a fixed time.